एक तो खराज तहसीन पेश करना था गिलगित स्काउट्स को और उन शोधा को जिन्होंने कुर्बानियां दे के इस इलाके को आज़ाद करवाया। दूसरा, मैंने आज गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को दूसरी भी मुबारक देनी थी, और वो ये कि जो हमने फैसला किया है कि गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस देना है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने यहाँ के अवाम को हुकूक दिए, यहाँ के अवाम को काउंसिल दिया, यहाँ के अवाम के मसाइल हल करने की कोशिश की। और फिर सदर जरदारी को जब मौका मिला, सदर जरदारी ने आपको गिलगित बल्तिस्तान को शिनाख्त दिलवाया, गिलगित बल्तिस्तान का नाम दिलवाया, गिलगित बल्तिस्तान का असेंबली दिलवाया, गिलगित बल्तिस्तान को गवर्नर दिया, और हाँ, गिलगित बल्तिस्तान का पहला वजीर आला मेहदी शाह साहब को आपको मुंतखब भी करवाया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं रास्ता न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सीआर शमसी। आज हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात की, जहां 15 नवंबर को यहाँ के अवाम अपनी राय का इजहार करते हुए अपनी हुकूमत बनाएंगे, अपनी असम्बली बनाएंगे। ये बड़ी खुशाइंद बात है कि इन इलाकों को जो एक तवील अरसे से इस्तिसाल का शिकार थे, पसमानदगी का शिकार हैं, गुर्बत है और यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बराबर है, लेकिन यहाँ के अवाम की अगर हम जायज़ा लें तो यहाँ के अवाम का जो एजुकेशन रेट है वो पाकिस्तान के कई बड़े बड़े शहरों से कहीं ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ के अवाम न सिर्फ जफाकश हैं, बहादुर हैं और तालीम और अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए एक तड़प रखते हैं। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान की माजी की तारीख़ तो बहुत दूर तक अगर हम देखें तो बहुत अहमियत की हामिल है। यहाँ ये जो आज़ादी है, यहाँ के लोगों ने जो आज़ादी हासिल की है वो इनको किसी ने प्लेट में रख कर नहीं दी। यहाँ के अवाम ने एक तवील जदोजहद की है, जंगें लड़ी हैं, और ख़ास तौर पर अली शेर खान अंचंद जो यहाँ के हीरो हैं और जिन्होंने मुगलिया दौर के ज़माने में डोगरा राज के ख़िलाफ़ एक तवील जंग लड़ के ये इलाके आज़ाद कराए थे, और उनकी जो हुकूमत थी वो लद्दाख तक और बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। और इस जदोजहद में उन्हें मुग़ल बादशाह अकबर की भी हमायत हासिल रही, और उन्होंने अपने दौर में एक बहुत नौजवानी के दौर में जब उनके वालिद फ़ौत हो गए तो उन्होंने एक ये राह अख्तियार की, आज़ादी की, और डोगरा राज के जुल्म और सितम से तंग आकर उन्होंने फ़ौज बनाई। एक बार वो हार भी गए, वहाँ से फ़रार भी होना पड़ा, लेकिन फिर वो दोबारा आए मुग़ल बादशाह की हमायत से, और उन्होंने अपने इलाके आज़ाद कराए और अपनी सल्तनत कायम की। ये सिलसिला चलता रहा, और फिर 1947 जब आया, उसके बाद साम्राज्य ने इन इलाकों पर जब कब्ज़ा कर लिया तो 1947 के बाद जब बरे सगीर तकसीम हुआ तो बदकिस्मत गिलगित बल्तिस्तान फिर भी एक महकूम की सूरत में यहाँ के लोग रहे। यहाँ एक जो काला कानून था जो कबायली इलाकों में भी नाफज रहा, यहाँ भी FCR के नाम से इनको चलाया जाता रहा। लेकिन वक्त बदलने के साथ साथ सबसे पहले साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यहाँ के लोगों को FCR ख़त्म करके आज़ादी दिलाई और यहाँ तालीम के दरवाज़े खोले, तरक्की के दरवाज़े खोले। उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने भी इन इलाकों पर ख़ास तवज्जो दी, और पीपल्स पार्टी और इस इलाके के लोगों का एक बड़ा गहरा रिश्ता कायम हुआ। आज के मंजरनामे में भी हमें जब पाकिस्तान के तमाम सियासतदान, हुकूमत और अपोजिशन की जमातें आपस में दस्तों गिरेबां हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान कायद जो लीडर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, वो गुज़श्ता 2-2.5 हफ्तों से गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं और अपनी इंतखाबी मुहिम बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में चला रहे हैं। और जो उनके इस्तकबाल के लिए जलसे हुए हैं, उनकी कार्नर्स मीटिंग्स जो हो रही हैं, उससे ये लगता है कि यहाँ के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
की तरफ बहुत ज़्यादा उनका झुकाव है। लेकिन हाल ही में वज़ीर आज़म इमरान खान वहाँ गए हैं और उन्होंने इस सूबे को एक अबूरी सूबा देने का ऐलान किया है। हालांकि इलेक्शन के दौरान किसी हुक्मरान का, वज़ीर आज़म का, वज़ीरों का उस हल्के में जाना इलेक्शन कमीशन के क़वायद के मुनाफी है, लेकिन वज़ीर आज़म वहाँ गए हैं और वो उनकी आज़ादी का 73वां साल था और उस सालगिरह में वो शरीक हुए और ये उनका हक भी बनता था। लेकिन अपोजिशन ने इस पर एतराज़ लगाया है कि उन्होंने यहाँ आकर इलेक्शन कमीशन के क़वायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की है। ये मामला तो इलेक्शन कमीशन का है, उसको देखते हैं वो क्या नोटिस लेता है, लेकिन इसमें बाकी जमातों को भी इन इलाकों में जाना चाहिए था, इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेना चाहिए था, क्योंकि ये पाकिस्तान का बहुत अहम तरीन इलाका है। और इस इलाके की अहमियत ये भी है कि ये मकबूजा कश्मीर का जो मुकदमा है वो यूनाइटेड नेशन में ज़ेरे अल्तवा है, उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद जो अबूरी सूबे की बात है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में इस सूबे को दी जा चुकी है और ये वो इलाका है नाज़रीन जिसे यहाँ बहुत पहले जब असम्बली बनने से पहले इस्लामाबाद के सेक्रेटेरिएट से एक सेक्शन अफसर कंट्रोल किया करता था। आज वहाँ के लोगों की अपनी हुकूमत है, अपनी असम्बली है, वज़ीर आला मुंतखब होते हैं, गवर्नर बनते हैं, तो कुछ ना कुछ वहाँ उनकी सूरत हाल जो उनके मसाइल हैं या इस्तेसाल है उसका खात्मे का तासर मिलता है। लेकिन फिर भी यहाँ के अवाम का मुतालबा है कि इस इलाके को सूबे की अहमियत दी जाए और पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाया जाए। इस हवाले से इस्लामाबाद में बहुत से अहम इजलास भी हुए, इस पे मुज़ाहरे भी हुए, लेकिन ये मामला आइन से ताल्लुक़ रखता है। इस इलाके को सूबा करार देना जो है उसका फ़ैसला कौमी असम्बली ने, पार्लियामेंट ने करना है और उसके लिए आइन में तरमीम की ज़रूरत है 2/3 अक्सरियत के साथ। ज़ाहिर है कि इस मामले पर आगे चलकर बात भी होगी इलेक्शन के बाद। यकीनन इस सूरत हाल पर तमाम जमातें अपना अपना नुक्ता नज़र सामने लाएंगी, लेकिन फिल वक्त जो इंतखाबी मैदान सजा हुआ है उसमें हमें पीपल्स पार्टी ज़्यादा मुतरक नज़र आती है। गरचे पिछले ये जो टर्न्योर गुजरा है वो मुस्लिम लीग नवाज़ ने वहाँ हुकूमत की और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ ज़ोर आजमाई कर रही है। देखिए होता क्या है, लेकिन एक बात तय है कि यहाँ के अवाम तब्दीली चाहते हैं, अपना हक चाहते हैं, इस्तेसाल का ख़ात्मा चाहते हैं। बिलावल भुट्टो ने उन्हें बहुत सी उम्मीदें दिलाई हैं और यहाँ के लोगों की माजी को देखते हुए उनसे तवक्कुआत भी हैं, लेकिन अभी मंज़िल बहुत दूर है। देखना यह है कि ये इंतखाबात किस तरह के होते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस खदशे का इजहार कर रही है कि वोट चोरी हो जाएगा। अगर वोट चोरी होता है तो इसके बड़े मनफी असरात मुरतब होंगे, लेकिन हमें पॉजिटिव रहते हुए तवक्को रखनी चाहिए कि यहाँ शफाफ इलेक्शन होंगे और शफाफ इलेक्शन के ज़रिए इस इलाके की अहमियत, इसकी कानूनी हैसियत का फ़ैसला होगा और यहाँ की गुर्बत और इस्तेसाल का भी ख़ात्मा होगा। नाज़रीन, आज इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और चलते चलते दरख्वास्त है रास्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए ताकि आप तक अवामी इश्यूज़ पर मबनी प्रोग्राम बर वक्त पहुँचते रहें। एक बार फिर शुक्रिया।